हाय एवरीवन। हाँ जी भैया, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर। अपने प्लेटफॉर्म का नाम है रेमी ढूढ़ एजुकेशन। 6 टेस्ट इससे पहले हम कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 7 रहेगा। इसमें हम क्या करते हैं भाई कि आपके 30 प्रश्न लेते हैं सीडीपी के, उनको 1 बाय 1 कर कर अच्छे तरीके से देखते हैं। और अब की बार हमने टारगेट किया है कि आपका 30 आउट ऑफ 30 यानी कि आपके 29 भी नहीं चलेंगे, हम 30 में से 30 लेकर आएंगे। और कैसे लेकर आएंगे साहब? आपका बिल्कुल फ्री में। क्या ये पॉसिबल है? ना आपको कोई किताब खरीदने की ज़रूरत, ना ही आपको कोई पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत। जितने भी आपके 2 4 5 हज़ार रुपये बचेंगे, आप लास्ट में जब आपका रिजल्ट आए उसके बाद आप पार्टी कर सकते हैं। आपके घर में कोई परिवार में कुछ भी आप मंगवा सकते हैं। तो 30 में से 30 लेकर आएंगे और बिल्कुल फ्री में लेकर आएंगे भाई। एक बार फिर से बोल देते हैं कि ये मेरा प्रॉमिस है और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लेकर आएंगे। चलिए देखो, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक कॉपी पेन साथ में लेकर ज़रूर बैठिएगा। साथ साथ में आप खुद से आंसर कीजिएगा और देखिए कि आप पे कितने सही हैं। जो आपके गलत होते हैं उनको 1 2 बार रिपीट कीजिएगा, समझिएगा, तब आपके अंक बढ़ने शुरू हो जाएंगे। चलिए, और 6 क्लास कर चुके हैं, यानी कि एक क्लास में 30 क्वेश्चन होते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई यदि आप 6 करते हो तो 180 प्रश्न हम कर चुके हैं। आज प्रश्न नंबर 181 से शुरू करेंगे। आइए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संतुलन, देखिए संज्ञानात्मक संतुलन बोल दिया, यानी कि आपका कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम, इसे प्राप्त करने के लिए आत्मसकरण, एसिमिलेशन और समायोजन, एकोमोडेशन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? केंद्रीकरण, संतुलन, जीववाद या वस्तु स्थायित्व? बताइए। देखिए, जब भी आप सीडीपी को अटैम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर 2 चीज़ मैटर बहुत ज़्यादा करती हैं। तो एक तो आपने जो क्वेश्चन को पढ़ा है उसकी समझ आपकी किस प्रकार से है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरा, जो आप ऑप्शन है, ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे दिया। वैसे आप इस जो क्वेश्चन है इसका क्या आंसर देंगे, एक बार बताइए। आप कैसे आंसर कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आई थिंक आपने अब तक आंसर दे दिया होगा। जैसे कि वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व एक भाव है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, परमानेंस से हमने बनाया था परमानेंट, मतलब कि अब जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है वो परमानेंट हो चुकी है। एग्जाम्पल लिया था कि भाई एक वस्तु है, पापा के हाथ में टीवी का रिमोट है। पहले बोल देते थे पापा कि रिमोट को कोको लेगी, लेकिन अब तो बच्चे को पता है कि कोको का कोई कंसेप्ट है ही नहीं है, ये मेरे को तब से बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जो रिमोट है पापा के हाथ में यानी परमानेंट है। तो यह बात कब समझने लग जाएगा बच्चा? लगभग 18 जो महीने का हो जाएगा उसके बाद का टाइम है। यानी कि जबकि पहली अवस्था है पूर्व संवेदनात्मक, उसमें आपका 0 से 2 साल तक का जो बच्चा है, जब मतलब जन्म से 2 साल तक, उसमें समझने लग जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता भाई यहाँ पे, ठीक है। और जो आपका जीववाद है, जीववाद एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें बच्चा निर्जीव चीज़ों को क्या सोचता है कि ये सांसें लेते हैं, ये भी इनके अंदर भी सेम वही चीज़ है जो मेरे अंदर है। ये कब से कब तक का होता है? 2 से 7 साल तक का। तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब कि आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। और ईगोसेंट्रिक क्या होता है भाई आपका, मतलब जो आपका केंद्रीकरण है वो क्या होता है? वो आपका जब बच्चा ये सोचता है कि सारी चीज़ें मेरे ही अकॉर्डिंग है, जो मैं सोच रहा हूँ वही सब सोच रहे हैं, तो ऑप्शन वैसे भी आपका बी बच गया। ये होता क्या है, अब इसको थोड़ा समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। सबसे पहले जीन पियाजे, अगर आपको नहीं भी पता कि कौन सा मनोवैज्ञानिक क्या है तो डोंट वरी, बस आप एक बार सुनते चलेगा। तो जीन पियाजे के अनुसार इन्होंने एक थ्योरी दी थी संज्ञानात्मक विकास। तो उसी में है कि संज्ञानात्मक संतुलन, संज्ञान आपका दिमाग से रिलेटेड है, संतुलन वर्ड, ठीक है। तो प्राप्त करने के लिए मतलब मेंटल के लेवल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आत्मसकरण मतलब कि एसिमिलेशन और समायोजन। अब ये यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? देखो, अकोमोडेशन और एक है आपका एसिमिलेशन। इसमें आपकी 2 चीज़ें हैं कि जब एक बच्चे के पास कुछ एक लिमिटेड ही नॉलेज होगी और जब उसको और बाहर की ओर या फिर और जो नई नॉलेज पता चलती है, तो इन दोनों के बीच का जो संतुलन है उसको जो बना कर रखता है, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। मान के चले कि एक 5 महीने का बच्चा है भाई, और वो कभी बाहर नहीं गया, आपके आस पड़ोस में रहा है, तो वो एक बार बाहर जाता है मम्मी पापा के साथ और वो कुछ नई चीज़ें देखता है। तो जो वो नई चीज़ें देखेगा वो भी वहाँ पर भी एक उसका स्कीमा बनेगा, मतलब उसके पास एक नॉलेज होगी, एक नॉलेज उसके पास पहले भी है। तो इन दोनों को वो एडजस्ट कर रहा है ना, जो वो थोड़ा सा कि वो एडजस्ट किस बिहार पे, किस एरिया में, किस क्षेत्र में किस प्रकार से कर रहा है, तो उसी चीज़ को हम बोल देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन बी,
ठीक है। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा मैं समझाने के लिए आपको, देखो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि बच्चे के सामने जब कोई नया अनुभव आता है, एक्सपीरियंस आता है, तो पुराने ज्ञान को नए अनुभव के बीच जो संतुलन करता है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, साम्य धारण। साम्य धारण, इसको हम संतुलन भी बोल देते हैं, इक्विलिब्रिएशन भी इसको हम बोल देते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप बस आराम आराम से इसी प्रकार सुनते चलिएगा और सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होते रहेंगे। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा आज का कि लेव वाइगोत्स्की, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, कि इनके अनुसार देखो इन्होंने भाषा, कल्चर, समाज, ये सारी चीज़ इनकी देन है। इनके अनुसार भाषा यानी कि लैंग्वेज बच्चों के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट में किस प्रकार भूमिका निभाती है। ठीक है, देखिए भाषा के ऊपर जीन पियाजे भी बात करते हैं। एक है आपकी थॉट और एक है आपकी लैंग्वेज। ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, दोनों यही बोलते हैं। तो जब भी आपको यह ऑप्शन देखने को मिले कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो बात ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको देखने को मिले कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन काट देना। चलो एक बार ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं, कि भाषा विकास में बाधा बनती है। भाषा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपकरण है, टूल है, जो कि समाज में है। ठीक है, जो सोच को सुसाध्य बनाती है। ऑप्शन सी, भाषा और संज्ञानात्मक विकास का आपस में कोई संबंध नहीं है। या ऑप्शन डी, भाषा केवल आत्म केंद्रित व्यवहार को बढ़ावा देती है। CDP आपकी मोस्टली आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि आप इसमें किसके साथ जाओगे एक बार बताओ। आई थिंक आपने आपका जो राइट आंसर है वो लगा दिया होगा, लिख दिया होगा। देखो इसमें क्या है, इसमें बता दिया कि भाषा विकास में बाधा बनती है। तो ना तो लेव वाइगोत्स्की बोलते और ना ही आपका जीन पियाजे बोलते, तो बाधा बनेगी, मतलब कि ये तो एक गलत बात है। और कोई आपस में संबंध नहीं है, ये भी मैंने पहले बताया था कि जब भी ऐसा ऑप्शन आए तो आप काट दीजिएगा। तो एटलीस्ट अगर आपको तुक्का भी मारना पड़ा, बी या डी पर मारेंगे। और CDP की एक खास बात है, जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, अगर आपको नहीं भी आता कि आपको यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता नहीं, तो एट द एंड आप उस पर मारेंगे जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल सही है। और आपका सबसे बड़ा जो आंसर होगा लिखित में, अब इसमें देखिए ये आपका सबसे बड़ा है। मैं जस्ट एक, ये तो वैसे आसान क्वेश्चन है लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। तो हमने बी और डी काट दिया। अब देखो, भाषा केवल एक नेगेटिव वर्ड है, इसको हटा दो, बच गया क्या, भाषा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपकरण है, टूल है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की आपकी किसकी बात करते हैं, समाज की, कल्चर की, संस्कृति की। तो 182वां क्वेश्चन है, उसके आप ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे। ओके, आगे आ जाओ। ये हमने देख लिया कि ये क्या मानते थे कि भाषा विचारों को दिशा देती है। ठीक है, ये बात करते थे। ओके, एक बात बताइएगा, जो जीन पियाजे हैं वो क्या बोलते हैं कि कोई भी जो थॉट है आपके दिमाग में वो पहले आता है, उससे बनती है लैंग्वेज, मतलब कि लैंग्वेज बाद में आएगी। ठीक है, क्या बोलते हैं कि थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आती है। लेकिन ये उल्टा बोलते हैं कि लैंग्वेज पहले आती है, थॉट बाद में आता है। बस इन दोनों को याद रखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बच्चों के अनुभवों और आवाज़ को प्रमुखता देने से कक्षा के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान के चलिए भाई, आपकी बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एक एजुकेशन जो आपकी क्लास है वो चली हुई है, और जो बच्चे के एक्सपीरियंस हैं, मान के चलिए कि एक अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आए हुए हैं। तो अगर आप बच्चों को बोलने का मौका देते हैं, तो बच्चों के अनुभव और उनके एक्सपीरियंस से आप पूछते हैं कि ओके बताइए, तो आपने अब तक, जो आप अभी 11th में हुए, तो आपने 10th कहाँ से की। अगर आप उनके एक्सपीरियंस होगा ना वहाँ पर कुछ, तो आप पूछेंगे कि बताइए बच्चे कि आपने स्कूल में वहाँ पर क्या सीखा। मैथ्स आपको कौन एजुकेट करते थे, कौन टीच करते थे। ओके, आपने इसी स्कूल से की है। ओके, आपने दिल्ली से की है। ओके, आपने साउथ इंडिया से की है। तो वहाँ पर जो उनके एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है, और जो आप उनकी आवाज़ को बढ़ावा देते हैं, तो इससे आपके क्लास के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये पूछा है। चलिए ऑप्शन पढ़ देता हूँ कि कक्षा में पूरी तरह अराजकता और अनुशासनहीनता, मतलब कि डिसिप्लिन नहीं रहेगा, ये बोल रहा है। बच्चों की सीखने की रुचि और बढ़ेगी। शिक्षक का जो आपका कक्षा में खड़े हैं कि इसका पूरी तरह से आपका जो महत्व है, इंपॉर्टेंस आपकी ख़त्म हो जाएगी। पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। तो 4 ऑप्शन हैं, बताइए आप किसके साथ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों।
देखो, क्या आपको लगता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुछ जो शिक्षक है उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी? तो ये तो नेगेटिव है। पाठ्यक्रम समय पर क्या ऐसा हो सकता है कि भाई अगर हम किसी का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं जनरली तो वो पाठ्यक्रम में बाधा बनेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। कक्षा में पूरी तरह अराजकता अराजकता क्यों फैलेगी भाई? तो बच्चों की सीखने की रुचि और भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उनको लगेगा कि अच्छा ये वहाँ से आए हैं, अच्छा ओके, तो वहाँ पे भी इतना अच्छा सिखाते हैं, ओके वहाँ पर ये खामियां थी, मैं यहाँ पर आके ठीक करूँगी या फिर ठीक करूँगा, ठीक है। तो मतलब बच्चों का इंटरेस्ट बनेगा और वैसे भी पूरी CDP आपको बच्चों के हिसाब से ही अटैम्प्ट करने होते। तो ऑप्शन बी देख लीजिएगा भाई किसका ठीक है। ठीक है, आगे आ जाओ। पढ़ता हूँ अगला कि लॉरेंस कोहलबर्ग, ये भी एक आपके मनोवैज्ञानिक हैं, इसने नैतिक विकास सिद्धांत दिया है मॉरल डेवलपमेंट का। तो इसमें मुख्य आलोचना, इसकी जो मुख्य आलोचना इस सिद्धांत की किसने करी थी? कैरल गिलिगन ने करी थी भाई, कैरोल गिलिगन ने। इंग्लिश में भी नाम देख लीजिएगा, इसके द्वारा की गई थी। लेकिन आधार क्या बताया था इसका, देखते हैं एक बार। कि सिद्धांत में पुरुषों के अनुभवों को अधिक महत्व देकर महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण की उपेक्षा करी गई थी। दूसरा, यह सिद्धांत बच्चों पर लागू नहीं होता। इसमें केवल सजा के डर को दिखाया गया है, इसमें कोई स्तर नहीं दिए गए हैं। बताओ एक बार। देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई आपका वैसे तो ऑप्शन ए इतना बड़ा है तो ऑप्शन ए ही ऑलमोस्ट आपका होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऑप्शन बी पढ़ते हैं कि यह सिद्धांत बच्चों पर लागू नहीं होता। भाई बच्चों के लिए ही तो बनाया है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें केवल केवल एक नेगेटिव वर्ड है, इसमें केवल सजा के डर को दिखाया गया। तो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जी हाँ केवल बच्चों के खिलाफ ही उसको यूज करने के लिए बनाया गया हो, डरने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए। इसमें कोई स्तर नहीं होता। नहीं, लगभग लगभग आपके हर एक आपका जो भी मनोवैज्ञानिक हो, उसने जो भी आपका थ्योरी दी है उसमें आपके स्तर होते हैं। तो इसका मतलब है वैसे भी हम ऑप्शन ए के ही साथ जाते हैं। अब इसमें देखते हैं 3-4 बातें हैं कि इस व्यक्ति का नाम ध्यान रखिए लॉरेंस कोहलबर्ग, इसका जो सिद्धांत है उसका नाम ध्यान रखिए नैतिक विकास का सिद्धांत। आलोचना किसने करी थी? कैरल गिलिगिन ने। ठीक है, याद कैसे रखोगे? देखो, गिलगिर मतलब कि आपका बोलते हैं ना कि गिरगिट, भाई तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ठीक है, तो गिरगिट ने इसकी आलोचना की है और क्या बोला कि भाई जो इस व्यक्ति ने जो इस सिद्धांत दिया है कि इसने जो इसके अनुभव हैं वो ज़्यादा पुरुषों के लिए हैं और जो महिलाओं के हैं वो कम लिए हैं, मतलब कि रूढ़िवाद आपकी जो चीज़ें हैं वो करी गई हैं। नंबर एक बात, ठीक है, मतलब रूढ़िवाद आप बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर लगभग ऐसा ही होता है कि जो पुरुषों के अनुभव है, एक्सपीरियंस है वो थोड़े ज़्यादा होते आए हैं। ठीक है, तो आप 3-4 चीज़ें हैं जो कि आप गिलगिट और गिरगिट वाला भी याद रखेंगे, इसका नाम भी ध्यान रखेंगे। ये आपकी आलोचना करी गई है किस आधार पे करी गई है? इस पे कि भाई जो महिलाओं के जो नैतिक दृष्टिकोण है उसको थोड़ा कम आंका गया है, ये बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन 101% आता है हर बार। इसमें जो आपकी परख एक संस्था बनाई गई है, परख यही नाम है, हिंदी में है, यही इसका अंग्रेजी में है, और ये आपका बहुत बार पूछा गया भाई, आगे भी आपका पूछा जाएगा। ये एक संस्था बनाई गई है। इसके अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ। दोबारा पढ़ देता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परख नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना, केंद्र बोल सकते हैं, संस्था बोल सकते हैं, मतलब जो ये आपकी परख एक संस्था बनाई गई है या केंद्र बनाया गया है, इसका मुख्य क्या काम होगा? आइए पढ़ता हूँ। केवल शिक्षकों का तबादला करना है भाई, बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र लीक होने से रोकना है, मूल्यांकन के मानक निर्देशित और मानदंड निर्धारित करना है, निजी स्कूलों को बंद करवाना है। बताओ 4 में से किसके साथ आप चले जाओगे? वैसे हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे क्योंकि ऑप्शन सी बड़ा है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं कि केवल एक नेगेटिव वर्ड है, हटा दो। शिक्षकों का इसके साथ कोई जो तबादले होंगे वहाँ से इसका कोई रिलेशन नहीं बैठता। बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र लीक होने से रोकना, ये भी गलत बात है। ये जो संस्था ये काम नहीं करती। निजी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूल को बंद करवाना क्यों करवाएगी भाई? तो ऑप्शन सी बच गया। इसका क्या काम है? परख का, ध्यान रखिएगा। परख एक आपकी संस्था बनाई गई है 2020 में। ये क्या काम करेगी? जो बच्चे का मानक मूल्यांकन होगा, ठीक है, मतलब कि बच्चे ने कितना पढ़ा है, किस प्रकार से पढ़ा है, कहाँ पर लैग कर रहा है, ठीक है, तो वो सारे के सारे आपके जो मूल्यांकन करेगा बच्चों का, यही संस्था करेगी। उसको दिशा निर्देश देगी कि भाई आपकी यहाँ पर खामी है, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो आपका इस प्रकार से सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर असेसमेंट, ठीक है, आपका फॉर
असेसमेंट है ये। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि परख आपकी एक इस प्रकार की संस्था बनाई गई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ से आपका 101% भाई कोई ना कोई क्वेश्चन आगे भी बनेगा, क्योंकि आज तक आपके क्वेश्चन बनते आए हैं। तो आप इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 185, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 186, समावेशी शिक्षा एक समावेशी स्कूल है, इसमें लचीली समय सारणी, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल और बैठने की लचीली व्यवस्था को वह जो व्यवस्था है वो क्यों आवश्यक है? ताकि शिक्षक जब चाहे कक्षा में, एक बार इसको आसान तरीके से समझाता हूँ। देखो समावेशी मतलब कि देखो समा आ गया, इसमें एक वर्ड है समावेशी में समा। समा का मतलब है समान। वेशी, वेशी में आ गया वेश, मतलब कि आवेश, मतलब जो सब एक जैसे दिखते हों। आवेश का क्या मतलब होता है? जब हम कोई गेटअप धारण कर लेते हैं, पहन लेते हैं, तो एक जैसा, मतलब कि एक जैसा सभी के लिए स्कूल होगा, उसमें एक जैसी शिक्षा दी जाएगी। तो उसमें लचीली समय सारणी, ठीक है, मतलब कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वहाँ पर इतना ज़्यादा। और बैठने की व्यवस्था कि भाई ऐसा भी नहीं कि रोल नंबर 1 हर बार पहले ही स्थान पे बैठेगा, रोल नंबर 2 उसके बाद ही हमेशा बैठेगा हर एक क्लास में पूरा दिन, ऐसा नहीं है। तो ये मतलब कि समावेश सबके लिए एक बराबर है, काफ़ी फ्लेक्सिबल चीज़ें हैं, बैठने की व्यवस्था लचीली है, तो बच्चों के अकॉर्डिंग है। तो ये क्यों आवश्यक है ये पूछा है कि ताकि शिक्षक जब चाहे कक्षा में जा सके। अब विभिन्न प्रकार के क्षमताओं और आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, स्कूल का खर्च कम करने के लिए, परीक्षा के अंकों को तेज़ी से बढ़ाने के लिए। देखो जब भी आप सीडीपी को अटैम्प्ट करें, बस बार बार मैं यही बात बोलता हूँ कि भाई आपको बच्चों के ऊपर फोकस रखना है कि बच्चों के लिए क्या चीज़ें सही है। देखो यहाँ पर शिक्षक आ गया कि वो जब चाहे क्लास में जा सके, ऐसा थोड़ी है भाई। कक्षा में शिक्षक को तो ऑलरेडी होना चाहिए, पहले ही होना चाहिए टाइम पर, ऐसा थोड़ी के बाद में आ रहा है। स्कूल का खर्च कम करने के लिए, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि स्कूल का खर्च कम करने के लिए, परीक्षा के अंकों को तेज़ी से बढ़ाने के लिए, ये तो एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर क्या है कि भाई विभिन्न प्रकार के क्षमताओं वाले, अक्षमताओं का क्या मतलब है? डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसमोर्फिया, मतलब कि डिसकैलकुलिया, जो बच्चे किसी न किसी प्रकार से लैग करते हैं, कोई पढ़ने में, कोई चलने में, कोई फिरने में, कोई किसी भी प्रकार से, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। मान के चले कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, अब भाई वो ठीक से बैठ नहीं पाता, अगर यहाँ पर थोप दिया कि भाई आप रोल नंबर 2 के पीछे बैठोगे हमेशा, और उसको वहाँ पर दिक्कत हो रही है बैठने में, ठीक है, स्पेस की भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, या उसका कोई पीयर ग्रुप है, उसके दोस्तों ग्रुप है, वो कहीं और बैठा है, तो इसमें क्या बोल दिया कि भाई वो बच्चे हंसते खेलते सीख कहीं से वजह से इसको क्या बोल दिया? समावेशी कक्षा बोल दिया, फिर समावेशी स्कूल, ठीक है। इसमें आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है कि एक समान शिक्षा दी जाएगी, बच्चा अमीर हो, गरीब हो, बच्चा नॉर्मल हो, बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, या फिर बच्चा थोड़ा सा कम जो पीछे रह चुका है किसी भी वजह से, तो सबको एक समान शिक्षा दी जाएगी। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे यदि मैं बात करता हूँ 187 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि इनमें से कौन सी गतिविधि छात्रों में अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग को सबसे अधिक बढ़ावा देती है? देखिए आप शिक्षक जब बनेंगे तो आप भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करवाएंगे बच्चों से, तो ये भी एक एक्टिविटी है। और एक्टिविटी क्या है देखते हैं एक बार, कि एक पैराग्राफ को 5 बार हूबहू कॉपी पर लिख देना। क्या ये एक आपकी अपसारी चिंतन है? अच्छा, अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है कुछ हटकर सोचना, मतलब कि बिल्कुल वैसे के वैसे चीज़ों को चल रही है, या फिर है मतलब कि थोड़ा दिमाग लगाकर उस चीज़ के ऊपर उनको अच्छे तरीके से करना, तो आप सारे चिंतन बोलेंगे। भाई एक पैराग्राफ को आप 5 बार लिख रहे हो। दूसरा कि किसी कविता का केंद्रीय भाव शब्द से रटना, मतलब कि कविता का जो भाव होता है कि इस कविता में कवि का जो भाव है वो क्या है, वो वहाँ पर 4-6 लाइनें होंगी, वो आपने रट लिया है और रट कर बता दिया, क्या ये है? यह सोचना कि हमारे शहर में पानी पूरी तरह समाप्त हो जाए तो जीवन कैसा होगा। एक बहुविकल्पीय प्रश्न का सही उत्तर देना, कि जैसे ये भी एक है बहुविकल्पीय, मतलब कि 4 ऑप्शन है और इसमें से एक आपने बता दिया, क्या ये है? अब आप खुद से सोचिए कि आप क्या इसका जवाब देंगे, बताइए, कॉपी में लिखिए। और उसके बाद आप देखिए, वैसे ऑप्शन सी के साथ जाएंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा है ये ऑप्शन सी, लेकिन भाई शायद हर बार ना भी आए, ज़रूरी थोड़ी है। आप क्या देखोगे कि देखो 5 बार कॉपी ये हूबहू पहरा लिख रहे हैं, मतलब कोई खास इसमें क्रिएटिविटी नहीं कर रहा। कविता का जो केंद्रीय भाव है इसने रट लिया है, यहाँ पर रटना एक गलत वर्ड है, वैसे भी आपने एक्टिव उड़ा दोगे।
चार ऑप्शन में से एक का सही उत्तर देना। इसमें सोचना तो पड़ रहा है लेकिन इतना ज़्यादा थोड़ी सोचना पड़ रहा है। लेकिन यह सोचना कि भाई जब हमारे शहर में या गांव में जहाँ पर आप रहते हो मोहल्ले में पानी ना आए तो आप क्या करोगे। ये एक जो आपकी जो चिंतन है ये आपका सोच रहा है दिमाग के लेवल पे कि भाई क्या हो सकता है। तो इसी ये देखो खुले विचार हैं ये, तो इसको हम बोलेंगे अब सारे चिंतन। इंग्लिश में याद रखिएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये आपका बहुत बार पूछा गया है और आगे पीछे वर्ड करके इस प्रकार का एक प्रश्न पूछता ही है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक था। देखो यहाँ पर क्या बोल दिया कि भाई कल्पनाशील है, खुला दिमाग है, इसमें बच्चों का दृष्टिकोण पूछा जाता है। आगे आ जाओ। समावेशी शिक्षा, देखो इससे पिछला प्रश्न वही था कि इसके अंतर्गत समता यानी कि इक्विटी, इसका क्या अर्थ है कि सभी बच्चों को बिना उनकी ज़रूरतों को समझे बिल्कुल एक समान शिक्षा देना, हर बच्चे को उसकी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार संसाधन और सहायता देना, केवल अमीर बच्चों के लिए विशेष सुविधा, केवल वो बच्चे जो आपके परीक्षा में बिना पढ़े पास कर सके, कमज़ोर बच्चे उसके लिए। बताओ चार में से आप किसके साथ जाओगे। देखो मैंने क्या बोला था, समावेशी, समान आवेश, भाई सभी बच्चों के लिए, अमीर हो गरीब हो कोई पीछे भी रह गया। तो देखो कमज़ोर बच्चों के लिए अलग से हो, ये भी नहीं हो सकता। केवल अमीर बच्चों के लिए हो, ये भी नहीं हो सकता। तो सभी बच्चों के लिए है, ये तो हमने मान लिया। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उनकी ज़रूरतों को बिल्कुल उनकी ज़रूरतों को समझे, बिल्कुल उनकी ज़रूरतों को समझें। अच्छा उनकी ज़रूरतों को समझ लिया, बिल्कुल एक समान शिक्षा, ओके हो सकता है। हर बच्चे को उसकी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार, यहाँ पर क्या बोल दिया कि सभी बच्चों को बिना उनकी ज़रूरत समझे। यदि आप उनकी ज़रूरत नहीं समझेंगे, एक बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता और आपने उसकी ज़रूरत को नहीं समझा और आप क्या बोल रहे हो कि भाई एक साथ सारे बच्चे याद करके लेकर आओगे, तो आपने वो जब लिख ही नहीं पाता, सोच ही नहीं पाता बच्चा, तो आपने उसकी ज़रूरत को नहीं समझा। तो इसका मतलब है कि हर बच्चे को उसकी विशिष्ट आवश्यकता, विशिष्ट आवश्यकता क्या मतलब है, हो सकता है कि कोई बच्चा ठीक से लिख नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, तो उसकी आपने आवश्यकता को समझा कि इसको किस चीज़ की नीड है और के अनुसार संसाधन और सहायता जो प्रदान करी है वो प्रोवाइडिंग सपोर्ट बेस्ड ऑन नीड्स। बस ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, समावेशी, एक समान, लेकिन जहां पर उनको आवश्यकता है उसके अनुसार। ओके, तो आप ऑप्शन बी के साथ यहां पर चले जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ। देखो जीन पियाजे के ऊपर एक और प्रश्न डाल दिया कि जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चा किसी समस्या को केवल एक ही पहलू या दृष्टिकोण से देखता है और बाकी पक्षों को नज़रअंदाज कर देता है, तो इस सीमा को क्या बोलेंगे। अब क्या है भाई, एक छोटा सा बच्चा है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, और मम्मी बोल रही है कि बच्चे तू आग के अंदर हाथ मत डाल। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा जस्ट उसको एक खेलने की चीज़ समझ रहा है, उसको नहीं पता या उस एंगल से नहीं सोच रहा वो कि भाई ये तुझे हार्म भी कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो सिर्फ एक ही एंगल से देख रहा है कि आग है, एक खेलने की चीज़ है। तो बताओ अब क्या जीववाद होगा, आत्म केंद्रीकरण होगा, वस्तु स्थायित्व होगा या फिर संरक्षण होगा। तो चार ऑप्शन हैं आपके सामने, आप किसके साथ चले जाओगे, कॉपी में लिखिए। एनिमिज्म, एनिमिज्म ए से स्टार्ट है, एनिमल, देखो चार अक्षर सेम के सेम है, ANI। तो एनिमल क्या करते हैं भाई, सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, खाते हैं, ठीक है, वो सजीव है। तो इसमें जीववाद में बच्चा क्या सोचेगा कि भाई सारी चीज़ें क्या है, सजीव है, खाती पीती है, चलती है फिरती है। कूलर है, कूलर को भी वो सोचेगा कि सजीव है। बेंच है, मेज है, खिलौने हैं, उन सब को वो सोचेगा कि जैसे हम बच्चे अगर गिर जाते हैं तो साथ में उसके खिलौने के ऊपर मार देते हैं। बच्चा और भी गुस्से में आ जाता है कि इसको आपने क्यों मार दिया, ये तो मेरा दोस्त है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये सांसें ले रहा है, वो भी उसी जैसा है। तो इस जो सिचुएशन है इसको हम क्या बोल देंगे, जीववाद। क्वेश्चन आपका ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपकी सेम की सेम छपे, लेकिन क्वेश्चन आपका इन्हीं में से छपेगा 101%। क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे देगा, जैसे कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि भाई एक रोहन, एक 4 साल का छोटा सा बच्चा है, वो अचानक से गिर जाता है, तो उसके पापा उसको उठाकर और उसके खिलौने को पीटने लग जाते हैं। तो यह किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो यही चार ऑप्शन डाल देगा। तो उसमें आप जीववाद लिखेंगे, क्योंकि बच्चा क्या सोच रहा है अब कि भाई पापा इसको मार रहे हैं लेकिन इसके अंदर भी तो सांस है ना, मतलब वस्तु स्थायी हो चुकी है, रिमोट कहीं गया नहीं है, जो पापा हर बार बोलते थे कि कोको लेगी, अब की बार पापा ने पीछे छिपा लिया, बच्चे को भी पता है।
ऑब्जेक्ट परमानेंट, ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि परमानेंट हो गया भाई। तो इसमें बच्चा आपका ऑप्शन बी के साथ आप जाओगे। लेकिन वस्तु देखो संरक्षण, संरक्षण का क्या मतलब है, जब बच्चों को यह पता लग जाए कि भाई अगर यहाँ पर जितना पानी है इसके अंदर और सिर्फ शेप चेंज हुई है, ये लंबी बीकर है, ये थोड़ी छोटी है चौड़ी है, लेकिन पानी की मात्रा दोनों में सेम है, तो इसको हम संरक्षण का गुण बोलेंगे। लेकिन बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है। तो बच गया कौन सा कि एक ही नज़र से देखना, तो ये आपका केंद्रीकरण, मतलब सेंटर में कौन है भैया, बच्चा है। जो बच्चा सोच रहा है उसको लगता है कि सारे के सारे यही सोच रहे हैं, ठीक है, कि आग का जो वो कंसेप्ट बनाए बैठा है तो उसको लगता है कि सभी यही कंसेप्ट बनाए बैठे हैं, तो आप इस ऑप्शन के साथ चले जाओगे। आगे आ जाओ। देखो रचनात्मक आंकलन मतलब आपका फॉर्मेटिव, बस आपको ये बात ध्यान रख लेनी है, दो प्रकार के होते हैं, एक आपका फॉर्मेटिव, एक आपका सबमेटिव। देखो पहले कौन आया, एफ, मतलब ये तो आपका पहले आएगा, एस लास्ट में आया, इसका मतलब है कि क्लास के लास्ट में होगा सबमेटिव, ठीक है। एस से स्टार्ट होता है, तो साल के अंत में जो आपकी परीक्षाएं ली जाती हैं उसके माध्यम से आपकी जांच करी जाती है कि आपको कितना आता है, तो सबमेटिव होता है। क्लास में होते हो आप, या बीच बीच में जब अध्यापक पूछते हैं, या आपके मंथली या वीकली जो टेस्ट होते हैं वो आपके फॉर्मेटिव होते हैं। तो फॉर्मेटिव के बारे में पूछ रहा है कि इसकी प्रकृति निम्नलिखित में से कैसी होनी चाहिए। ओके देखते हैं एक बार, ऑप्शन डी का है भाई, ये रहा कि भाई एक केवल अंक और रैंक पर आधारित होनी चाहिए, आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलने वाली होनी चाहिए और उसमें सुधार भी किए जा सके, केवल साल के अंत में हो, केवल छात्रों की गलतियों को लिस्ट करना है। नहीं, केवल वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, साल के अंत में तो ये वैसे भी नहीं होनी चाहिए, दो प्रकार का होता है फॉर्मेटिव सबमेटिव, सबमेटिव वाला होना चाहिए साल के अंत में। केवल छात्रों की गलतियाँ, नहीं भाई ये तो गलत हो ऑप्शन हो गया। केवल अंकों और रैंक पर आधारित, ये भी गलत है। तो क्या बच गया कि देखो ये आपकी साल भर चलेगी, साथ साथ में चलेगी, जैसे वीकली टेस्ट हो गया, मंथली टेस्ट हो गया, 15 दिन में आपका टेस्ट हो गया, या फिर जैसे कोई भी टीचर है जो लेसन को टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, उसमें एक बार बीच में रोक के पूछ सकता है कि हाँ तो बताइए, ये कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपका फॉर्मेटिव है। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है कि भाई आप में जो जहाँ पर आप लैग कर रहे हो सुधार किया जा सके। बस मान के चलिए अब आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हो और आपकी सीडीपी वीक है, तो मैं इसी वजह से तो थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ ना कि आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो ये क्या है आपका फॉर्मेटिव। और मैं जस्ट आपको अब कुछ भी पूछूँ नहीं, आपका जस्ट एक दिन एग्जाम से पहले पूछूँ कि बताइए कोई खामी तो नहीं है, तो वो आपका सबमेटिव है, ठीक है। फॉर्मेटिव आपका साथ के साथ चलेगी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे आ जाओ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, पहले तो आप इस डेट को घोल कर पी जाना भाई, क्योंकि कई बार डेट भी सीधी पूछ ली जाती है एनसीएफ की। तो एनसीएफ क्या है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसके अनुसार कक्षा में बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको किस रूप में देखना चाहिए। आप एक शिक्षक हो, भावी शिक्षक हो, कल शिक्षक बनोगे आप, तो आपके जो कक्षा में बच्चे होंगे आपसे प्रश्न पूछेंगे तो किस प्रकार से आप देखोगे। कक्षा के अनुशासन में बाधा के रूप में, समय की बर्बादी के रूप में, शिक्षक की योग्यता को चुनौती देने के रूप में, या एक सीखने की महत्वपूर्ण जो हिस्सा है उसके जिज्ञासा के रूप में। आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे बताओ। वैसे तो यहाँ पर ऑप्शन जो बड़ा है हम उसी के साथ जाएंगे, लेकिन कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं जैसे केवल, या फिर शिक्षक के अकॉर्डिंग चीज़ें होना, स्कूल के चीज़ें अकॉर्डिंग होना, बच्चों के अकॉर्डिंग चीज़ें ना होना, वो सारे नेगेटिव वर्ड हैं। इसमें क्या है कि कक्षा में अनुशासन, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है बच्चा कि ऐसे कोई अनुशासन फैलेगा भाई, बिल्कुल भी नहीं। कि इससे कोई समय की बर्बादी होगी भाई, समय तो हमें देना ही पड़ेगा, चाहे जब तक बच्चे को नहीं पता नहीं आता तो हमें टाइम देना ही है। शिक्षक की योग्यता को चुनौती देना, तो फिर फायदे क्या है फिर शिक्षक होने का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है कि सीखने की प्रक्रिया है, क्वेश्चन पूछना आंसर देना, ये सारी सीखने की प्रक्रिया है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जिज्ञासा, अब बच्चों के अंदर जिज्ञासा है, क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और इसी वजह से आपको ऑप्शन बी के साथ जाना है। और आपने ये क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से ध्यान रख लेना है। डेट एनसी आपकी 2005, ठीक है। आगे आ जाओ। मानव विकास, जो आपका विकास है मेरे प्यारे दोस्तों, वो लगातार निरंतरता जो कंटिन्यूसली है, आप कंटिन्यू चल रहा है, उसका जो सिद्धांत है कि भाई ये लगातार चलेगा। इसके अनुसार विकास कब समाप्त होगा बताओ। हम बोलते हैं कि माँ के पेट से, मतलब कि वोम्ब टू टॉम, मतलब माँ के पेट से और आपका कब्र तक ये प्रक्रिया चलेगी। और आपका ये ख़त्म कब होगा भाई, कि किशोर अवस्था के अंत में, वयस्क होने पर जब आप 18 के हो जाओगे तब, मृत्यु के साथ मतलब जब आप मर जाओगे तब, या स्कूल की पढ़ाई पूरी होने पर। बताओ। बहुत बार क्या होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि विकास हमारा
18 के बाद रुक जाता है, वो मेरे प्यारे दोस्तों ग्रोथ है, मतलब कि वृद्धि, मतलब कि आपका लंबाई बढ़ना, तमाम प्रकार की चीज़ें। और ये एक हिस्सा है किसका, डेवलपमेंट का, या मतलब विकास का हिस्सा होता है। लेकिन विकास तो आपका माँ के पेट से जब तक आप नहीं मर जाते तब तक चलता है। किस ऑप्शन के साथ जाओगे बताओ। किशोर अवस्था में नहीं रुकेगा भाई, आपका स्कूल की पढ़ाई पूरी होगी क्या फिर रुक जाएगा। विकास आपका माँ के पेट से मृत्यु तक चलता है, मतलब मृत्यु होने के बाद, एंड्स ओनली विद डेथ, ये आपका केवल तभी खत्म हो सकता है जब मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो आप ऑप्शन सी के साथ चले जाओगे। बिल्कुल ठीक है, आगे आ जाओ। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अपनी स्वयं की भावना, शक्ति और कमजोरियों और की जो इच्छा है उनको गहराई से समझने की क्षमता कौन सी है, बताओ। देखो यहाँ पर पहली बात है, जो हार्वर्ड गार्डनर साहब है इसने 8 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई थी, और 8 में से इसने क्या बताया था, कुछ म्यूजिक के लिए बता दिया, जैसे कि कुछ आपका जिम्नास्टिक के लिए बता दिया, जो शारीरिक, जैसे कोई दौड़ता है वगैरह शारीरिक में। आपकी स्थानिक बुद्धि, स्पेटियल आपकी इंटेलिजेंस, इसमें क्या है, इसमें है मेरे प्यारे दोस्तों आपका कि भाई जैसे कि आपको कोई मूर्तिकार है, चित्रकार है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें। अब 2 बच गए, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। देखो जो इंट्रापर्सनल है, इंट्रा ए आ गया यहाँ पर, और ऊपर ए नहीं है, ई है, जहाँ पर ए आ गया। देखो थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है। एक है इंटरपर्सनल, INTER, ठीक है, इंटरपर्सनल। दूसरा है इंट्रापर्सनल। बाकी आगे सारी की सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क है, इंटर और इंट्रा, मतलब कि आपका यहाँ पर INTER, यहाँ पर INTRA, ठीक है, मतलब कि आर आगे पीछे है और ई की बजाय ए आ गया। अब बताओ ए पहले आएगा या ई पहले आएगा। आप सारे बोलोगे कि सर ए पहले आएगा। अगर ए पहले आएगा तो अब मेरे को ये बताओ कि भाई समाज में आप पहले खुद को देखते हो या लोगों को देखते हो। पहले तो आप खुद को देखोगे, तो जाहिर सी बात है भाई, जो आपकी बुद्धि खुद से रिलेटेड है तो आपका इंट्रापर्सनल, जो लोगों मतलब आपको बाहर एटलीस्ट आपको एक और चाहिए उसमें, या तो उसमें आपका ई के साथ आप चले जाओगे इंटरपर्सनल, मतलब कि खुद से रिलेटेड आपका जो भी काम है इंट्रापर्सनल आएगा। और यहाँ पर पूछा क्या है कि वो खुद की भावना, शक्ति, कमजोरियाँ, तमाम प्रकार की चीज़ें, तो आप इंट्रापर्सनल के साथ चले जाओगे। इंटरपर्सनल कौन से होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो व्यक्ति जो दूसरों की इन सारी चीज़ों को, भावना, शक्ति, कमजोरियों को समझते हैं, और इनको हम साइकाइट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, जो कि एक जो टीचर है आपसे पूछ ले जाएगा बट टीचर की किस प्रकार की पर्सनैलिटी है, किस प्रकार की बुद्धि है, तो आप इसमें नहीं जाओगे। क्योंकि अब टीचर क्या कर रहा है, टीचर लोगों को संबोधित कर रहा है। जैसे कि मैं अब आपको पढ़ा भी रहा हूँ, आपके बारे में कुछ थोड़ा बहुत सोच भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, तो वो उनके बारे में अकॉर्डिंग टू अदर पीपल, स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसके अनुसार काम करना है, तो आपका इंटरपर्सनल आएगा उसमें। ठीक है, आई थिंक आप समझ जाओगे थोड़ी थोड़ी करके। आगे आ जाओ, आगे पूछ ले साहब आपका कि स्कूल की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें महिलाओं को केवल घरेलू काम करते हुए दिखाया गया और पुरुषों को वैज्ञानिक या पायलट के रूप में, क्या बताता है बताओ। ये चीज़ें हम बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं कि साहब ये आपकी स्टेरियोटाइपिंग चीज़ें हैं। देखो ये आ गया आपका ऑप्शन सी के, क्या है कि भाई महिलाएं घर का काम कर सकती हैं, बाहर ज़्यादा नहीं घूम सकती। ये एक सोच जो कि समाज के द्वारा दी गई है, और पुरुष ही ताकतवर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं, ये भी एक सोच है जो कि समाज के द्वारा दी गई। तो ऑप्शन बी के साथ आप जाओगे कि जेंडर रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह। ठीक है, इसमें मैंने आपसे पूछा मैंने कि आपने क्या क्लिक किया है, क्योंकि आई थिंक आपने यही क्लिक किया होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अब तक हम हाफ लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, और भाई अभी मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने वाला हूँ, अगले 15-17 मिनट में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और देखो हाँ, सबसे पहले यार एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप को लगता है कि रैमी ढूल काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन चाहिए कि आप एक बार लाइक कर दीजिएगा। मुझे ये रहेगा कि हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़कर सिलेक्ट हो चुके हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। सब्सक्राइब से बढ़कर एक बात है कि आपको घंटी दबानी है और ऑल पर प्रेस करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन है। अदरवाइज़ यूट्यूब बहुत बार अब ऐसा करने लग गया कि नहीं डालता। अगर कोई लेक्चर बीच में से मिस हो गया तो भाई प्रॉब्लम आ सकती है। एक शेयर तो आप कर ही सकते हैं उस इंसान तक जिसको CDP की ज़रूरत है। आपको लगता है कि रैमी ढूल सर ऐसा पढ़ाते हैं कि उसकी भी हेल्प हो जाएगी। ये भाई व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, टेलीग्राम रैमी ढूल
एजुकेशन के नाम से है। जुड़ जाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ना मिले तो आप सर्च कर लो रेमेडी एजुकेशन। आगे आ जाओ। एक छात्र है भाई, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है क्योंकि उसे कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना है और अपने दोस्तों के सामने प्रतिष्ठा कि भाई हाँ भाई यस ये मैंने कर दिखाया, मतलब उसको कुछ चीज़ें चाहिए, मतलब कि उसको वाहवाही चाहिए। तो ये किस प्रकार की अभिप्रेरणा है, बाहरी या फिर आपकी आंतरिक? ऑप्शन ए या बी में से बताओ, क्योंकि ये तो काट ही दो आप, ये तो कोई है ही नहीं। उसके अंदर से आ रही हैं चीज़ें या बाहर से आई हैं, बताओ एक बार। अब बहुत सारे कैंडिडेट सोच सकते हैं कि हो सकता है कि ये सोचे कि सर मुझे तो ये लगता है कि वो अंदर से आई है। आप किसके साथ जाओगे बताओ? देखो इसने क्या बोल दिया कि और अपने दोस्तों के सामने, मतलब उसके दोस्त हैं और उसको उसके सामने वाहवाही चाहिए, और वाहवाही का क्या मतलब है, प्रतिष्ठा बढ़ानी है। बाहरी चीज़ होगी भाई, ये तो एक जब उसको लगता कि उसको अंदर से आ रहा है कि वो गहराई से पढ़े जाने उसके बारे में, तो था आंतरिक। लेकिन अब बाहर से आ रहा है तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे और ऐसा प्रश्न आपका एक हर बार आता है, अब की बार भी आएगा। आगे आ जाओ। अल्बर्ट बंडूरा, देखते हैं इसने एक सिद्धांत दिया था, कैसा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग जो थ्योरी थी वो दी थी। इसके अनुसार बच्चा जब किसी मॉडल के व्यवहार को देखकर सीखता है तो किस प्रकार इस प्रक्रिया का पहला चरण क्या होगा? कि व्यवहार को याद रखना, कि बच्चा मान के चलिए कि भाई बच्चा अब एक टीचर है, उसका कोई मॉडल उसको, या फिर कोई टीवी पर उसका मॉडल आ रहा है, उसको देखकर कुछ भी ड्रेस आप अच्छे तैयार करना सीख रहे हैं, कंघी करना सीख रहा है, कुछ भी हो सकता है, पढ़ना सीख रहा है, तो वो क्या होगा कि व्यवहार को याद रखेगा, मॉडल के व्यवहार पर ध्यान देगा, अटेंशन, ये व्यवहार को बदलेगा, या इनाम पाना। देखो इनाम पाना तो वैसे आप किसके साथ जाओगे, एक बार खुद का लिखो। देखो इनाम पाना तो वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। व्यवहार को दोबारा दोहराएगा, सबसे पहले तो भाई वो देखेगा तो दोबारा रिपीट कैसे कर सकता है? सबसे पहले व्यवहार को याद करेगा, या फिर आपका देखो री अटेंशन रिटेंशन, ये री अटेंशन ही रिटेंशन, रिटेंशन, ठीक है। तो आई थिंक सबसे पहले तो वो अटेंशन ही करेगा, ऑप्शन बी आई थिंक बिल्कुल ठीक है, कि भाई सबसे पहले तो वो क्या करेगा, आपका उसके ऊपर ध्यान देगा, तभी तो वो चीज़ सीखेगा। लेकिन पूछ ले किसके अनुसार? अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है उसमें ये चीज़ें बताई गई है कि पहला स्टेप क्या होगा कि भाई वो उसके ऊपर ध्यान देगा, ठीक है। अब ऋतिक रोशन या फिर वरुण धवन या फिर कोई और कार्तिक आर्यन या फिर और या फिर कोई भी एक्टर आए हुए हैं, तो उनको देखकर जैसे उसने जैकेट डाली तो वो वही जैकेट लेके आएगा। सबसे पहले उसने क्या किया, नोटिस किया, मतलब कि उसने अटेंशन उस चीज़ के ऊपर दिया। तो आप पहले स्टेप यही याद रखेंगे। अब जब स्कूल में एक शिक्षक पढ़ाता है तो सबसे पहले क्या काम करेगा, वो बोर्ड के ऊपर कुछ लिखना शुरू करेगा। बच्चे सबसे पहले नोटिस करेंगे कि सर ने लिखा क्या है, मतलब उन्होंने वहाँ पर अटेंशन दिया। तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे, अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी आप अच्छे तरीके से याद रखोगे। आगे आ जाओ। समाजीकरण, समाजीकरण क्या मतलब होता है कि जब बच्चा समाज का हिस्सा बन जाता है, लेकिन वो बन रहा है भाई, समाजीकरण के संदर्भ में सक्रिय एजेंसी, एक्टिव एजेंसी कौन सी होती है जिनका बच्चा के व्यवहार पर सीधा असर पड़ता? केवल रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे, परिवार, स्कूल और मित्र, सार्वजनिक पुस्तकालय जहां बातचीत मना हो, केवल टेलीविज़न। देखो केवल किसके साथ आप जाओगे बताओ? केवल एक नेगेटिव वर्ड होता है, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, बच के दो। यहाँ पर बातचीत करना आपका अलाउड है ही नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। तो कौन सा आपका परिवार है, स्कूल है, मित्र है? क्या कर रहे हैं सारे, आपको सामाजिक बना रहे हैं, सामाजिक प्राणी के रूप में आपको बना रहे हैं। तो आप ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे है आपका डिस्प्रैक्सिया, एक आपकी डिसेबिलिटी है, मतलब कि कुछ बच्चे डिस्प्रैक्सिया नामक जो एक अक्षमता है इससे गुजर रहे होते हैं। देखते हैं इससे ग्रसित बच्चे निम्नलिखित में से किस कार्य में सबसे अधिक कठिनाई होगी। मतलब कहने का मतलब है कि जो डिस्प्रैक्सिया है उसमें वो होता क्या है बताओ, और जो वो बच्चे होंगे उनके क्या सिम्टम होंगे। गणित का जो पहाड़ है उसको याद नहीं कर पाएंगे, सुंदर और जो सीधी अक्षरों में लिखा या फिर कैंची है उससे कटिंग नहीं कर पाएंगे, किताबों को मन ही मन नहीं पढ़ पाएंगे, नक्शे में रंगों को नहीं पहचान पाएंगे। बताओ भाई किसके साथ आप जाओगे बताओ? आई थिंक आपने बता दिया होगा, लिख लो एक बार। देखो डिस्प्रैक्सिया याद कैसे किया था? डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्स में आ गया प्रेस 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 प्रेस। आप एक आप
हम जो कैसे करते हैं भाई, हाथ से करते हैं ना प्रेस। और इसमें क्या है, बस जो हाथ से जो आप चीज़ें पकड़ते हैं करते हैं वो आपसे ठीक से नहीं होती। देखो गणित का पारा तो अपने मुंह से याद करना है तो ये तो कोई है ही नहीं भाई, किताबों को मन ही मन पढ़ना है ये भी कुछ है नहीं, नक्शे में रंगों को पहचानना है। तो इसमें क्या हो गया कि जो आपका कैंची वगैरह आप चलाओगे वो ठीक से नहीं चलेगी, आप ठीक से नहीं लिख पाओ क्योंकि आप ये काम हाथ से कर रहे हो। तो आपका डिस्प्रैक्सिया प्रैक्स 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 में आ गया आपका प्रेस 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 कैसे कर रहे हो, आप हाथ से पकड़ रहे हो। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आ गया। आगे आ जाओ, आगे है आपका प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इसमें पोर्टफोलियो का उपयोग का क्या लाभ है। देखो पहली बात है कि एक कक्षा ऐसी है जो लगातार प्रोग्रेस कर रही है। प्रोग्रेस कौन कर सकते हैं, जिन लोगों के अंदर जान होती है। तो जॉन डीवी ने एक कंसेप्ट दिया था प्रगतिशील शिक्षा का। पोर्टफोलियो मतलब कि आपका एक कार्ड बनाया जाएगा, कार्ड उसमें आपने कितना स्कूल के अंदर जो भी आप क्लास में थे, कितना जो कल्चरल एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट किया है, कितना आपके एकेडमिक्स जो आपके नंबर हैं वो अच्छे रहे हैं, कितना आपने स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में जो भाग लिया वो, इसका क्या लाभ है ये बताओ। वो कार्ड तैयार कर लिया, फ़ायदा क्या है। यह केवल शिक्षा के काम में एक बोझ बढ़ाएगा। यह समय समय के साथ जो छात्र है उसका क्रमिक विकास, कंटिन्यूसली जो डेवलपमेंट है, सीखने के प्रमाण का एक रिकॉर्ड रखता है। बच्चों को फेल करने का एक जरिए है। केवल स्कूल की फीस का रिकॉर्ड होता है। बताओ किसके साथ आप चले जाओगे, जाहिर सी बात है भाई, बताओ एक बार आप लगाओ। तो देखो ऑप्शन भी वैसे बड़ा भी है लेकिन हमें बिल्कुल बता भी रहा है कि एक रिकॉर्ड के रूप में वो रखता है। केवल एक नेगेटिव वर्ड है, हटा दिया। फेल भी एक नेगेटिव वर्ड है, हटा दिया। और शिक्षक पे काम का बोझ बढ़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे। देखो जो जेंडर भूमिकाएं होती हैं बच्चों में किस उम्र से या कैसे विकसित होने लगती हैं। जेंडर भूमिकाएं क्या मतलब हो गया कि भाई पुरुष से खेत में जाएंगे, महिलाएं तो घर का ही काम करेंगी, समाज के द्वारा दी गई। तो पूछ रहे कि बच्चे में किस उम्र से विकसित होना शुरू हो जाते हैं। केवल वयस्क होने पर अचानक, कि जब आप 18 साल के हो जाओगे भाई तभी उसी टाइम अचानक से रातों रात हो जाएंगी। बचपन से शुरुआती वर्षों से ही परिवार मीडिया समाज के माध्यम से, मतलब बच्चा जब छोटा है परिवार में सुन रहा है कि भाई पापा खेत में जा रहे हैं, पापा बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, मम्मी घर का काम कर रही है, तो इस वजह से स्टार्टिंग से केवल कॉलेज स्तर पर, यानी जब आप कॉलेज में जाते हैं तभी आपको ये पता लगता है, पहले आपको पता नहीं था। केवल अनुवांशिक रूप से जन्म में फिक्स होते हैं, मतलब जो आपके हेरिडिटी है, जो गुण हैं आपके मम्मी पापा से उसी में फिक्स होते हैं। आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे बताओ। यार जाहिर सी बात है कि यार बच्चा परिवार मीडिया और समाज के माध्यम से ही सीख रहा है। जैसे आपने भी यही सीखा होगा कि लड़कियां कुछ ही काम कर सकती हैं, लड़के बहुत से काम कर सकते हैं, लड़के वो काम नहीं कर सकते जो लड़कियां कर सकती हैं। समाज के द्वारा थोपी गई है, समाज वर्ड यहाँ पर है और हम भी परिवार हो मीडिया हो सभी समाज का हिस्सा है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्टीरियोटाइपिंग बोल देते हैं, हालांकि आज ये सारी चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं, हालांकि इसमें टाइम लगेगा लेकिन एक अच्छी शुरुआत है कि भाई कम होती जा रही है। आगे आ जाओ। जीन पियाजे के अनुसार जब एक बच्चा यह सोचने लगे कि सभी वस्तुएं जो चलती हैं वे जीवित हैं, हमने एक स्टार्टिंग में कूलर वाला भी एक एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो बताओ किस प्रकार की सोच है ये, बताओ। जाहिर सी बात है यार, अगर बच्चा ये सोच रहा है कि भाई वस्तुएं हैं वो चल रही हैं तो जिंदा है, बताओ किसके साथ आप चाहोगे। देखो यदि बच्चा सोच रहा है कि वस्तुएं चल रही हैं तो जिंदा है, जिंदा कौन होते हैं, जीव। जीव का क्या मतलब है यहाँ पर, जीववाद। एनिमल मतलब कि आपका एनिमिज्म। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, अगर आप खाली एक बार अच्छे तरीके से तरीके से लेक्चर वगैरह देख लेते हो तो यार आपके 30 में से 30 ही आएंगे, 29 भी नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। आगे आ जाओ। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का स्वयं से बात करना, प्राइवेट स्पीच, उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, बताओ। एक बच्चा है खुद से, आप उसके अंदर ही बात कर रहे हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह दर्शाता है कि बच्चा पूरी तरह से पागल हो गया भाई। यह उनकी अपनी सोच और कार्य को विनियमित मतलब कि रेगुलेट करने में मदद करता है कि मैंने कौन सा कार्य किस प्रकार से करना है। यह केवल दूसरों को परेशान करने का तरीका है, इसमें बच्चों की भाषा का विकास रुक जाता है, बताओ। आपने आई थिंक लगा लिया होगा ऑप्शन, देखो नेगेटिव वर्ड है भाई, केवल पागल ऐसा थोड़ी है भाई, और भाषा का विकास रुक जाएगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है कि बच्चा ये सोच रहा है कि कौन सा कार्य मैंने किस प्रकार से पहले करना है, कौन सा बाद में। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ। देखो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है,
आपका इसमें क्या है कि जो एक ऐसा मूल्यांकन का क्या मतलब है कि आप ये देख रहे हो कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं, जो नहीं आता उसको सिखाया जा सकता है। मतलब आप मूल्य लगा रहे हो, एक प्रकार से मूल्यांकन कर रहे हो बच्चे का। और ये कैसा है कि कॉन्टिन्यूसली आप लगातार कर रहे हो। तो इसमें मुख्य कौन सी बात है कि बच्चे को अधिक से अधिक परीक्षाओं के लिए तैयार करना, यह देखना कि और समझाना कि बच्चे के सीखने में सुधार कैसे किया जा सकता है, बच्चे में नकल करने वाले छात्रों को पकड़ना, परीक्षा में लास्ट है कि केवल ग्रेड्स और पास फेल का आंकड़ा है जो वो उसको संभाल के रखना। आई थिंक आपने लगा दिया ऑप्शन किसके साथ। देखो परीक्षा में नकल करना भाई तो गलत बात है, केवल एक नेगेटिव वर्ड है, पहले ही हटा दो। बच्चों को अधिक से अधिक परीक्षाओं के लिए तैयार करना, या फिर यह समझना और देखना कि आपके जो बच्चे हैं उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपको बच्चों के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई जो आपका बच्चा है किस प्रकार से क्या चीज़ें सीखेगा, तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे। आगे आ जाओ। देखो आपका जो एक थ्योरी थी, टू फैक्टर थ्योरी, बुद्धि के द्विकारक जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन, मतलब यह थ्योरी किसने दी है? अल्फ्रेड बिने ने, चार्ल्स स्पीरमैन ने, थॉर्नडाइक ने, फिर हार्वर्ड गार्डनर ने। तो इन चार ऑप्शन में से आप किसके साथ जाओगे? इस प्रकार से मैंने पहले भी करवाया था। क्या देखो यहाँ पर दो है, दो द्वि फैक्टर, और द्वि फैक्टर में दो आ गया टू फैक्टर, और इसका जो नाम है इसमें भी पहली बात हो कि दो अक्षर ही आएंगे। तो थॉर्नडाइक तो वैसे कट गया क्योंकि इसमें भी दो हैं भाई, इसमें भी दो हैं और इसमें भी दो हैं, ठीक है, इसमें आ गया दो। और स्पीरमैन, ठीक है, और इसमें क्या रहेगा साहब आपका बुद्धि के द्विकारक, मतलब कि बुद्धि के दो कारक। हम इसको तोड़कर बना सकते हैं। वैसे आप किसके साथ जाओगे बताओ एक बार। देखो इसमें क्या आ गया कि बुद्धि के दो कारक, इसमें क्या आ गया, दो नाम का जो दो अक्षरों का नाम है, तो थॉर्नडाइक तो वैसे कट गया। और इसमें जो इसका दूसरा नाम है उसमें भी दो नाम है, तो इसमें तो गार्डनर ये तो एक ही नाम है भाई, बी ने भी एक ही नाम है, स्पीयरमैन, स्पीयर और फिर एक आ गया आपका मैन, यहाँ पर दो नाम है। तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक याद होती है कि दो कारक उसका जो नाम है वो भी दो अक्षरों का होगा। तो हमने देख लिया। तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे, चार्ल्स स्पीरमैन, ठीक है। तो आप इसके साथ चले जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों, चार्ल्स स्पीरमैन। किसने दिया था? चार्ल्स स्पीरमैन ने दिया था। कैसे कि भाई इसका जो दूसरा नाम है वो भी दो अक्षरों का होगा, उसमें वैसे भी दो ही अक्षर होंगे। कब की बात है? 1904 की बात है कि बुद्धि का टू फैक्टर द्विकारक सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार बुद्धि में दो तत्व होते हैं, एक जी फैक्टर, एक आपका एस फैक्टर, एक आपका जी फैक्टर, एक आपका एस फैक्टर। किसने बताया? चार्ल्स स्पीरमैन ने। चार्ल्स एक नाम, स्पीरमैन दूसरा नाम। स्पीरमैन भी आपका दो अक्षरों का, इस वजह से जी और एस आप याद रखोगे तो ठीक है। आगे आ जाओ। अब व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं, उसका सामना करने वाली एक समावेशी कक्षा में शिक्षकों को क्या करने से बचना चाहिए? अगर यार अब कोई बिहार से एक कैंडिडेट है, एक दिल्ली से है, एक साउथ इंडिया से है, तो देखो सबकी पृष्ठभूमि अलग अलग है। मतलब कि जो इंडिविजुअलिटी है, जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो अलग अलग है। अब आप समावेशी कक्षा है, एक समान आवेश, सभी को आपने समान रूप से टीच करना है, उसमें आप बच्चों को, आपको मतलब जो शिक्षक है उसको क्या करने से बचना चाहिए ये पूछा है। ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं एक बार कि विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण विधियाँ हैं, कि भाई जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए एक आप अलग से मेथड यूज कर रहे हैं, तो इन विधियों को उपयोग करने से आपको बचना चाहिए। छात्रों को उनकी बुद्धि या शारीरिक अक्षमता के आधार पर अलग लेबल लगाने या श्रेणीबद्ध करने से ये रोकना चाहिए। बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने की आज़ादी से आपको रोकना चाहिए। गतिविधियों में लचीलापन से आपको रोकना चाहिए। बताओ किसके साथ जाओगे? देखो अलग अलग जो टीचिंग मेथड हैं वो भी आपको यूज करनी चाहिए। मतलब यहाँ पर तो आपको यूज करनी चाहिए, बच्चे अपनी गलतियों से सीखे, ये भी हो सकता है। आपके जो फ्लेक्सिबल चीज़ें हैं, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप इसी प्रकार से करोगे, आपको जस्ट आपका मोटिव है कि बच्चों को अंडरस्टूड आप करवा सको ये। तो आपका ऑप्शन बी बच गया। और वैसे ऑप्शन बी सबसे बड़ा भी है भाई, ठीक है, कि भाई जो अलग अलग डिसेबिलिटी हैं, अक्षमता है बच्चों की, अगर आपने लेबल लगा दिया, लेबल लगाना एक नेगेटिव वर्ड है, श्रेणीबद्ध करना ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे, ठीक है। आगे आ जाओ। और अभी हमारे जस्ट भाई 3-4 प्रश्न बचते हैं, फिर आपकी छुट्टी। देखो ओटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये एक प्रकार का आपका डिसऑर्डर है। इससे पीड़ित जो बच्चे हैं उनको कक्षा में सहज महसूस कराने के लिए कि भाई कोई चक्कर वाली बात नहीं है, बच्चे हो जाएगा आराम से, इसके लिए यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपको क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। ऑप्शन पढ़ देता हूँ कि रोज़ कक्षा का टाइम टेबल और बैठने की व्यवस्था अचानक बदल देना,
कि भाई आज आप यहाँ बैठोगे, आपने बोल दिया कल वहाँ बैठोगे, परसों ये आप और जो टाइम टेबल है वो भी आप अलग अलग कर रहे हो। एक निश्चित अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। कक्षा पूरी तरह अकेला छोड़ देना कि भाई कर लो जो तुम्हें करना है। बहुत तेज आवाज़ और लाउड स्पीकर का उपयोग करना गया, ला 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 ला। बताओ किसके साथ आप जाओगे? देखो केवल वर्ड आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, चलो कोई चक्कर नहीं है कि पूरी तरह अकेला। यदि आप टीचर हो रहा, आपने कक्षा को पूरी तरह अकेला छोड़ दिया, कि आप सोच सकते हैं कि भाई बच्चे फिर अपने आप पढ़ लेंगे? नहीं। बहुत ज़्यादा तेज या लाउड स्पीकर, ऐसा कुछ हो सकता है भाई? नहीं, ये नेगेटिव वर्ड है। रोज कक्षा का टाइम टेबल और बैठने की व्यवस्था अचानक बदल देना, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो बच्चे क्या, एक सुनिश्चित आपने बता दिया कि भाई बच्चे आपका 8 बजे मेरी क्लास होगी, जैसे मैं CDP की बोल देता हूँ। अनुमानित दिनचर्या, ठीक है, बनाए रखना और दृश्य संकेत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों? ये आपका ऑटिज्म वालों के लिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे, ठीक है। और आप जस्ट जो CDP है उसको जस्ट आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। आगे आ जाओ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके अनुसार स्कूली शिक्षा का जो मिडिल स्टेज होगा, देखो 2020 में क्या बताया था मेरे प्यारे दोस्तों? आपका 5+3+3+4 ये बताया था आपका बेस, कि भाई जो पहली 5 सालें हैं वो आपका बेस होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये तो था पूरा पूरा स्ट्रक्चर। बच्चा 3 साल का प्रवेश करेगा, बच्चा 18 साल का स्कूल से बाहर निकलेगा। कुल इनका जोड़ कितना आना चाहिए? आपका 15 साल आपको पढ़ाया जाएगा। ये 3-4 चीज़ें हैं, पहले बात आप ध्यान रखोगे। और अब ये क्या बता दिया आपका? ये तो बता दिया आपका बेसिक, है भाई, ये तो आपका बेसिक है। इसके बाद ये आपकी आपकी फर्स्ट वो रहेगा आपका क्लास, या आपकी स्टेज, या आपका मिडिल, और ये आपका हायर। तो मिडिल कौन सा आ गया? ये आ गया। ये कौन सा है? ये और देखते हैं। देखो ये आपके पहले जो 5 साल है इसमें कौन सा होगा भाई? आपका पहले आपकी 3 क्लास कवर होंगी, ठीक है। कच्ची पहली, पक्की पहली, पहली दूसरी और तीसरी, ठीक है। LKG UKG आप उसको बोल देते हैं। फिर यहाँ होगा 3 से आगे 4 5 6, 4 5 6 पूछ ले जाए तो पहली स्टेज, 7 8 6 7 8 ये आपकी दूसरी स्टेज, 9 10 11 12 ये आपकी तीसरी स्टेज, ठीक है। तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे कि भाई मिडिल स्टेज कौन सी आपकी 6 से 8 तक की है, जिसको आप TGT लेवल बोल सकते हैं। आपकी जो फाइनल स्टेज है उसको आप PGT या लेक्चरर बोल सकते हैं। आगे आ जाओ। कोहलबर्ग के अनुसार सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले अभिविन्यास, सोशल सिस्टम मेंटेनिंग ओरिएंटेशन में व्यक्ति क्या सोचते हैं? बताओ भाई। कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया था जिसमें आपका क्या दिया था साहब? कोहलबर्ग ने आपका, जिसमें आपका सामाजिक व्यवस्था मतलब है आपके 3 लेवल बताए थे, तीनों के 3 के आगे प्रत्येक के आगे भाई 2 आपके स्टेज हैं, तो कुल स्टेज पूछ ले 6, लेवल पूछ ले तो आपका 3। ओके, तो इसमें क्या बोल दिया कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले, मतलब कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो कि आपकी सामाजिक व्यवस्था है, जो समाज के जो नियम है, कायदे कानून, जो कानून है, उन सबको बनाए रखते हैं। तो इसमें व्यक्ति क्या सोचता है, ये उसके अनुसार पढ़ता हूँ कि भाई जो नियम है वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए तोड़े जा सकते हैं। कानून पूरी तरह बेकार होते हैं। यदि कोई इनाम मिले तभी नियमों का पालन करना चाहिए, या फिर समाज के नियम और कानून का पालन हर व्यक्ति का कर्तव्य है। तो जाहिर सी बात है आप भी इसी के साथ गए होंगे, ऑप्शन बी बड़ा भी है। और ये तो देखो नेगेटिव वर्ड है कि भाई आपका कानून बेकार होता है और ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं ये आपका गलत है। तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे। आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील जो शिक्षा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके संदर्भ में समस्या समाधान विधि, जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने का जो मेथड है, तरीका है, उसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में किस कौशल का विकास करना होता है? तो बताओ कि केवल जो शिक्षक है वो आपका जो रट्टे मरवा देगा ये चीज़ चलेगी, चुपचाप बैठ जाओ, कोई चक्कर है ही नहीं है, या फिर परीक्षा में सबसे अधिक अंक लेकर आने हैं यदि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ये एक आपके कौशल है। अब ये एक बात बताओ, अब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई बच्चे के सामने और आपने उसको सॉल्व करना सिखा दिया, मतलब आपने एक स्किल दे दी बच्चे की, तो ये स्किल पूछ रहे हैं कि ये स्किल कौन सी है? कि चुपचाप बैठने की स्किल है, परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाने की स्किल है, केवल शिक्षक के निर्देशों को रटने की स्किल है, या फिर तार्किक आप लॉजिक लगा रहे हैं, विश्लेषणात्मक आपका आप एनालिटिकल कर रहे हैं, आलोचनात्मक आप
एक आउट ऑफ बॉक्स जाके सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि अब आपसे ये क्वेश्चन आ गया कि भाई पानी की समस्या है और आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, कि भाई इसी शहर में पानी की समस्या है। तो बच्चे क्या, अब आपने सिखा दिया कि भाई आप बता सकते हो कि नहर की खुदाई करवा सकते हैं, सरकार को एप्लीकेशन लिखकर वहाँ से पानी हमें मुहैया करवाया जा सके। ऑप्शन 2 रहेगा कि जब भी बारिश होगी तो उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है, नलकूप लगवा सकते हैं। तो आपने क्या कर दिया, अब कोई और प्रॉब्लम दे दिया। बच्चे का खुद का दिमाग है, लॉजिक लगा रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो आपको हमेशा यही काम करना है कि बच्चे कहाँ पर कंफर्ट रहेंगे। ऑप्शन बी, बच्चे चुपचाप बैठे हैं, सुस्त हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ टीचर ही कर रहे, तो वो सारे नेगेटिव वर्ड होंगे। वैसे भी केवल आ गया तो इसको उड़ा देते। आज का फाइनली लास्ट पर्सन मेरे प्यारे दोस्तों आपका कहाँ गया भाई, 209 210 कहाँ गया, पता नहीं भाई, आई थिंक वो चला गया कहीं, ज़रूरी काम था उसको। तो चलिए आज का जो अपना भाई लेक्चर नंबर 7 था, आज तक हमने 7 लेक्चर कर लिए हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से किए हैं। और एक बार फिर से मैं आपको यह बात याद करवा देता हूं कि जिस भी दोस्त ने इस पूरी सीरीज को देख लिया भाई, उसके 30 आउट ऑफ 30 आएंगे, 29 भी नहीं आएंगे, ठीक है। पूरी की पूरी सीरीज है, जितने भी लेक्चर होंगे आप 1 बाय 1 करके देखते रहेगा। बस चलिए फिर आज की आपकी छुट्टी है। लाइक जिसने नहीं किया है एक बार आप लाइक ज़रूर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ना मिले तो रेमी ढूल एजुकेशन ये लिख देना टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको सारी PDF मिलेंगी और आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई आपने एडमिट कार्ड, कोई लिंक, कोई वीडियो, कोई PDF कुछ भी आपने पूछना है तो आप मेरे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही इसी पर व्हाट्सएप है अपना, वहीं पर आप जुड़ सकते हो। और जो भी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 7 लेक्चर आज कर लिए हैं, तो इस सीरीज को आप अच्छे तरीके से देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यकीन मानिए कि भाई अगर मेरे 30 ऑफ आउट 30 आ सकते तो आपके तो ईजिली आ सकते हैं, क्योंकि मैं इस रास्ते से जा चुका हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होते हैं। कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको किताब अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नोट्स हैं जो कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, अगर मेरे बनाए अच्छे लग रहे हैं तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 30 आउट ऑफ 30 लेकर आएंगे, 101% लेकर आएंगे, एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा, फ्री में सारी की सारी चीज़ें आएंगी। तो इस वजह से क्या ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों, जुड़ जाना भाई आप, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।